वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइंस एजुटेक चैनल में। तो आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कार्बन और उसके कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप हमारे साइंस एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे हम और कार्बन के कंपाउंड्स के यानी यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन से मिलकर कौन कौन से यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन के बारे में जानते हैं। तो कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है C। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास होता है 12। ठीक है, हम कार्बन को इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, चलिए हमने देख लिया। अब कार्बन एक अधातु तत्व है, यानी कि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन जो है वो क्या है, एक नॉन मेटल है। कार्बन परमाणु के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कारण यह आवश्यक है कि स्थायी संरचना, यानी कि कहने का मतलब कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 2 और 4 से ये डोनेट करते हैं इसको हम। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा कि हमें यहाँ पे अष्टक पूरा करने के लिए या तो +4 करने होंगे या -4 करने होंगे, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन देना होगा, दान देना पड़ेगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन उससे लेना होगा, तब जाके ये स्थायी हो सकता है। ठीक है, यानी कि फिर भी ये स्थायी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन को हमने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये हमारे फ्लोरीन की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, और अगर कार्बन से हमने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये हमारे हाइड्रोजन, ये हीलियम की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये हाइड्रोजन और हीलियम की अवस्था में आ जाएगा, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा हाइड्रोजन हीलियम जैसा हो जाएगा, तो ये स्थायी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें ये कहता है, इसमें इन्होंने कहा है कि ये हमारा जो कार्बन है तो फिर वो क्या काम करता है, साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी। साझेदारी किससे होती है? हमारी कोवलेंट बॉन्ड से। किससे होती है? कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, अब इसमें कहने का मतलब ये है कि मैंने आप लोग को इसमें कितनी चीजें बता दी है कि कार्बन जो होता है वो एक तो नॉन मेटेलिक पदार्थ तत्व होता है। ठीक है, दूसरी बात कि कार्बन को ना ही इलेक्ट्रॉन दे सकते, ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकते। हम कार्बन से इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को साझा करना हमारा कौन से बंध में आता है? कोवलेंट बॉन्ड में आता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध में आता है। इसके बाद में अगर हम उससे 4 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो वो हीलियम के जैसे बिहेव करेगा, और अगर हम उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो फ्लोरीन के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कार्बन, यानी कि कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, मेन हमारा ये क्लियर हो गया कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, साझेदारी करके, और कार्बन की जो संरचना है उसको स्थायी करने के लिए क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे साझेदारी होती है, यानी कि बॉन्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, अब कार्बोनेट की साझेदारी करके हमने सहसंयोजक बंध बना लिए। अब इनमें से कौन कौन से, तो सबसे पहले कार्बोनेट के रूप में हमने बनाए। कार्बोनेट के रूप में जैसे ही हमने कार्बन को ऐड किया तो इसमें संगमरमर और डोलोमाइट बन गया। पेट्रोलियम और गैसेस जो होती है वो भी हमारी कार्बन के यौगिक होती है। कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें जिस चीज में कार्बन मिला हुआ होता है वो सारी की सारी हमारे कार्बनिक यौगिक होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हवा के रूप में। ठीक है, जैसे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो जितने भी चीज में हमारा कार्बन मिला हुआ होता है या कार्बन जुड़ा हुआ होता है वो सारे के सारे हमारे कौन से कंपाउंड होते हैं? कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं बात कि कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक यौगिक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मीथेन होता है, एसिटिलीन होता है, ईथर होता है, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ग्लूकोज, एथिलीन। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इसमें सब में हमारे क्या है? कार्बन के कंपाउंड, कार्बन जुड़ा हुआ है, और कार्बन के जुड़े होने से ये हमारे सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसमें कार्बन के जो अपर रूप होते हैं, यानी कि कार्बन के अलग रूप जो होते हैं वो 2 होते हैं। शुद्ध कार्बन को हम 2 रूपों में पा सकते हैं। एक होता है हमारा हीरा यानी कि डायमंड। ठीक है, और एक हमारा होता है ग्रेफाइट। ठीक है, अब आप ग्रेफाइट भी जानते हैं और डायमंड भी जानते हैं। क्या हीरा को आप जानते हैं? हीरा को हम कोयले की खदान से निकालते हैं। ठीक है, और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट से हम क्या बनाते हैं? पेंसिल बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें बनती हैं ग्रेफाइट से भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं हीरे पे कि हमारा हीरा क्या है और कैसा पदार्थ है। ठीक है, तो हीरा एक पारदर्शक पदार्थ होता है। पारदर्शक यानी कि हम उस चीज के आर पार देख सकते हैं। ठीक है,
हीरा एक पारदर्शक पदार्थ होता है। हीरे के उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण, यानी कि इसमें जो अपवर्तन गुणांक होता है यानी कि अपवर्तनांक होता है, आप लोगों ने अपवर्तन का नियम देखा होगा, प्रकाश का अपवर्तन देखा है। तो क्या प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ सरफेस से आके लौट जाती है, ठीक है, तो वो अपवर्तन का नियम हो जाता है ना। तो जैसे ही जो अपवर्तन का नियम हमारे हीरे पे लागू होता है, अपवर्तन गुणांक के कारण यह चमकीले एवं कीमती आभूषण और जेवरों को बनाने में काम में आता है। यानी कि जो जेवर में हमें हीरा दिखता है ना, डायमंड की रिंग और डायमंड का नेकलेस वगैरह जो भी बनते हैं वो हमारे डायमंड हीरे से बनते हैं, ठीक है, तो ये काम में लाया जाता है। सबसे अधिक कठोर ज्ञात पदार्थ होने के कारण केवल हीरा ही एक ऐसा पदार्थ होता है, यानी कि सबसे कठोर जो पदार्थ होता है उसको भी हीरा ही कहते हैं, ठीक है। जो अन्य पदार्थों को पीसने और काटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या आपको पता है कांच को काटने के लिए हीरा से लगा हुआ चाकू की नोक पर हीरा लगाया जाता है, तब जाके वो काटा जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो हीरा होता है इसको पीसने और काटने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हमारा जो हीरा है ये हमारा कार्बन का शुद्ध रूप होता है, ठीक है। क्या होता है, कार्बन का शुद्ध रूप होता है, ठीक है। चलिए अब हीरे के बाद आते हैं ग्रेफाइट पे। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होने के कारण शुष्क शैल और विद्युत आंख में इलेक्ट्रोडों के रूप में होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेल आते हैं, सेल देखे होंगे, तो सेल में क्या होता है, इस तरीके का हमारा सेल होता है। अब सेल में क्या होता है, यहाँ पे हमारी एक ग्रेफाइट की छड़ डली हुई होती है। कभी आप लोग जो टीवी का रिमोट का जो सेल होता है ना उसको आप खोल के देखिएगा तो उसके अंदर आपको ग्रेफाइट की छड़ मिलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये विद्युत की सुचालक होती है, यानी विद्युत का स्थानांतरण कर सकती है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे इनको ही हम शुष्क शैल कहते हैं। जो हमारे सेल होते हैं ना उन सेलों को हम कहते हैं शुष्क शैल, ठीक है। और विद्युत आंख इलेक्ट्रोडों के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। और ये उपयोग पेंसिल और काले रंग का पेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हमारा हो गया ग्रेफाइट। अब आते हैं कि कार्बन के उपयोग क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हीरा, तो जेमस्टोन काटने में, पीसने में, पॉलिश के उद्योग में और ड्रिलिंग करने में, सारे में हमें किसकी जरूरत होती है, डायमंड की जरूरत होती है, ठीक है। इसके बाद ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का उपयोग स्टील उद्योग में करते हैं, पेंसिल बनाने में, उच्च ताप के क्रूसिबल बनाने में, तत्वों के विद्युत अपघटन में उपयोग किए जाने वाले रूप में, विद्युत अपघट्ट के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कोक यानी कि कोयला, तो ये स्टील उद्योग में किया जाता है और ईंधन के रूप में भी किया जाता है। फिर रबड़ उद्योग में भी हम कार्बन का उपयोग करते हैं, स्याही बनाने में, पेंट, प्लास्टिक के निर्माण में, सब में हमें किसकी ज़रूरत होती है, कार्बन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब चीनी उद्योग में रंग हटाने में, चीनी आप लोगों ने देखा होगा कि जो जैसे मैंने आप लोगों को एक बार और बताया था कि जो शुगर केन होता है यानी कि गन्ना जो होता है, गन्ने से तो एक क्या गुड़ भी बनता है, शक्कर भी बनती है, लेकिन गुड़ येलो कलर की होती है, शक्कर व्हाइट कलर की होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो गुड़ होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, और उन अशुद्धियों को निकालने के लिए हम कार्बन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चीनी उद्योग में हम कार्बन का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें से हम चीनी में से जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको निकाल देते हैं, तो उससे में क्या होता है कि हमारी जो चीनी होती है उसका रंग वाइट हो जाता है। रसायन के शोधन में, उत्प्रेरक ईंधन के रूप में और अपचायक के रूप में, यानी रिडक्शन के रूप में, ठीक है, रिडक्टेंट के रूप में। इसके बाद आते हैं कि कार्बन जो होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, ठीक है, क्लियर हो गया। हाइड्रो यानी H, कार्बन यानी C, ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, क्लियर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन में होता है और कार्बन होता है, ये दो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और इनका मुख्य स्रोत होता है भूतेल। प्राकृतिक गैस में भी केवल हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक संतृप्त होते हैं, एक असंतृप्त होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड होते हैं हमारे यानी कि संतृप्त जो होते हैं और असंतृप्त जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन आप याद रखें कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बनते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त, यानी मिलने वाले, घुलने वाले और एक नहीं घुलने वाले। तो जो घुलने वाले संतृप्त होते हैं वो क्या आते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी के सदस्य होते हैं उनका हम एक सामान्य सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पे हम n की संख्या क्या करेंगे, कार्बन की संख्या मानेंगे, ठीक है, कार्बन की संख्या, और n का मान पूर्णांक होता है जिसमें मीथेन आता है, इथेन आता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, प्रथम 10 संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा
डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, हेप्टा, ऑक्टा, नोनेन और डीकेन, ठीक है। यानी कि ये जो होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज के नंबर, ठीक है। जैसे कि ये प्रथम जो 10 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि फर्स्ट शुरुआत के जो सैचुरेटेड फर्स्ट से लेकर 10 तक जो होते हैं ये क्या होते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी कि उनमें केवल एकल बंध होता है तथा कार्बन परमाणु की शेष संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा संतृप्त होती है, यानी मिली हुई होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल में दिखा दूं आपको कि ये सबसे पहले हमारे हाइड्रोकार्बन का नाम मीथेन, ठीक है। मीथेन का आणविक सूत्र होता है CH4, यानी कि कह सकते हैं हम कार्बन को हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 की जरूरत है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एकल बंध बना के यहाँ पे 4 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा मीथेन बन गया CH4। अब इथेन आ गया, तो इथेन का होगा C2H6, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, C ले लेंगे और दूसरा C लेंगे। अब यहाँ पे हमें कितने H की जरूरत पड़ेगी, 6H, तो हमारा हो गया C2H6, तो ये हमारा इथेन हो गया। इसी के बाद हमारा प्रोपेन भी सेम ऐसे हो जाएगा। तो प्रोपेन में हम क्या करेंगे, एक कार्बन ऐड कर देंगे, 3 कार्बन की श्रृंखला ये हो गई। बाकी ये यहाँ पे हमारे 1H, 2H, 3H, 4, 5 और 6, अब एक और यहाँ बचा 7 और 1 8, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा प्रोपेन। अब प्रोपेन के बाद ब्यूटेन आएगा, तो ब्यूटेन को हम क्या करेंगे, C4H10, ठीक है। यानी कि हम इनको कैसे भी निकाल सकते हैं, CnH2n, यही लिखा था ना हमने, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे H2+n है ना, तो Cn कितना है हमारा, C अगर हमारा 2 है तो H हमारे कितने होंगे, 2 और 2 4, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, n हमारा कितना है 2 और यहाँ पे 2 कर दिया। जैसे कि अभी देखा हमने यहाँ पे क्या है, CnH2n में +2 ऐड कर देंगे, तो 4 के साथ हम क्या करेंगे, प्लस के 2 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा C2H6। जैसे हमें प्रोपेन का निकालना है, तो प्रोपेन का जैसे C3 है, ठीक है, C3 है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 मतलब 2 3 × 2 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3H में 3 2 6 और 2 8 हो जाएगा, 3C3 8 8 हो जाएगा। जैसे ब्यूटेन का हमने निकाला C4 है, तो यहाँ पे H करेंगे तो 4 × 2 प्लस में 2, 4 2 8 हो जाएगा और +2 हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा C4H10। इस तरीके से हम इनका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा निकालेंगे हम। अब बात आती है कि पेंटेन जो है, तो पेंटेन का हमारे 5 कार्बन जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 कार्बन जुड़ गए। अब इसमें क्या होगा, जितने हमें सारे कार्बन में 4 4 का वो बनाना है, 4 4 के बॉन्ड बनाने हैं। अब इनमें सब में H H ऐड कर दो, ठीक है। तो हमारे क्या होंगे, C5 अगर है तो यहाँ पे H में क्या लिखेंगे, 5 × 2 प्लस में 2, तो C5H में 10 + 2 12 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। ब्यूटेन यानी कि कार्बन के 4 परमाणु, पेंटेन यानी कि कार्बन के 5 परमाणु, मीथेन यानी कि कार्बन का 1, एथेन यानी कि 2, प्रोपेन यानी कि 3, ठीक है। यहीं से हो रहा है, देखो मीथेन लिखा है यानी कि कार्बन में 1, एथेन लिखा है कार्बन में 2, प्रोपेन लिखा है 3, ब्यूटेन 4, पेंटेन 5। अब हेप्टेन अगर पूछेंगे, जैसे कि हेप्टेन का देख लेते हैं हम, ठीक है, हेप्टेन का निकालते हैं। तो हेप्टेन में क्या होगा, C6 होगा, ठीक है। और अब H का मान क्या होगा, तो H लिखेंगे 6 × 2 करेंगे, प्लस में 2 कर देंगे, 6 2 12 और 13 14, तो यहाँ पर जाएगा C6H14। क्लियर हो गया। ऐसे ही हेप्टेन के बाद हेक्सेन, ठीक है। तो हेक्सेन में हम क्या करेंगे, C7 करेंगे, H7 × 2 प्लस में 2, 7 2 14 और 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा C7H16, ठीक है। अब इसके बाद में है ऑक्टेन करेंगे, है ना, तो ऑक्टेन में क्या होगा, C8 हो जाएगा, H8 × 2 प्लस में 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C8 8 2 16 17 18, तो यहाँ पे H में 18 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही नॉन एन का आप निकालिए, C9
अब H कितना आएगा वो आप बताइए, ठीक है। ऐसे ही करके हम सारे के सारे सूत्र निकाल सकते हैं, आणविक सूत्र अगर हमें याद हो तो ये सारे हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं एकल बंध के द्वारा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आएंगे असंतृप्त, ये तो हमारे संतृप्त थे, अब आएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे, ठीक है। तो इनके बीच में द्विबंध और त्रिबंध होते हैं, यानी कि 2 बंध होते हैं और 3 बंध होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे C2H4 लिया, सॉरी C2H4, यानी कि हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2, ठीक है, लेकिन अब हमें इसमें हाइड्रोजन कितने ऐड करने हैं, 4, ठीक है, सॉरी हाँ 4 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो 4 हाइड्रोजन कैसे ऐड करेंगे हम बताओ, 2 हाइड्रोजन ऐड कर पाएंगे हम, 2 इस कार्बन में, 2 इस कार्बन में, है ना, क्योंकि हमने 2 तो यहाँ पे कर ही लिया, H H और यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब यहाँ पे कैसे समझ में आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। डबल बॉन्ड लगाने का मतलब 2 कार्बन इसके ले लिए, 2 इसके ले लिए, कार्बन कार्बन ने अपना बॉन्ड बना लिया और हमें 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, तो C2H4 हो गया। इसमें क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है, यहाँ पे CnH2n इसका सूत्र होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए, ठीक है। जैसे कि ये एथिलीन हो गया, है ना, एथिलीन के ये एल्किल होते हैं, ये एल्किल होते हैं और ये एसिटिलीन होते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, CnHn, ठीक है, या CHN हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C2H2, ये एथाइन हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही एथिलीन हो जाएगा, एथिलीन में C2H4 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो एरोमेटिक जैसे ही नाम आए वैसे समझ जाइए कि यहाँ पे बेंजीन की बात हो रही है, ठीक है, बेंजीन रिंग की बात हो रही है। बेंजीन रिंग आप लोगों ने देखी होगी, इस टाइप की होती है, ये हमारी बेंजीन की रिंग होती है ना। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जिसमें बेंजीन के वलय मिलते हैं, ठीक है, याद रखें, जिसमें बेंजीन के वलय मिलेंगे वो कौन से हाइड्रोकार्बन होंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन पूछा है तो यानी कि बेंजीन होगा और C और H होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा टॉल्यूइन, ठीक है, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन। अब इसमें आ जाएगा हमारे जो टॉल्यूइन है जो है हमारा, वो टॉल्यूइन का फॉर्मूला ये होता है, कार्बन कार्बन के सबसे पहले बेंजीन जो है यहाँ पे 1 कार्बन होता है, 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, 6 कार्बन होते हैं। अब 6 कार्बन में हमें हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड लगाना होगा। इस तरीके से ये जो पूरी की पूरी जो फॉर्मूला होता है ये हमारा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, जिसमें कि एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन और हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन के अणु, सॉरी एटम्स, परमाणु, ठीक है। ये आ जाते हैं हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। इसके बाद आइसोमेरिज्म यानी कि समावयता क्या होती है, ठीक है। तो कार्बन के परमाणु की इतनी सुगमता से बंध बनाते हैं कि उनके एक ही आणविक सूत्र वाले प्राय 2 या 2 से अधिक भिन्न यौगिक बन जाते हैं। ऐसे यौगिक को समावयवी कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब जो यौगिक बनते हैं, ठीक है, हमने यौगिक बहुत सारे बनाए, जिनमें से क्या हुआ, 2 जो यौगिक हैं वो समान अणुभार वाले बन गए, ठीक है, समान आणविक सूत्र वाले बन जाते हैं, ठीक है। इनका जिनका जो अणु सूत्र होता है वो क्या बन जाता है, समान। तो ऐसे यौगिकों को हम समावयवी कहते हैं और इस घटना को समावयता कहते हैं। जैसे कि समावयता चलिए मान लेते हैं 2 प्रकार की होती है, एक संरचना समावयता और एक होती है त्रिविम, यानी कि जो स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, ठीक है, तो उनको संरचनात्मक समावयता कहते हैं। और जो त्रिविम समावयता जो लिखने में समावयवी होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, संरचना समावयता देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हमने जो आयनन होता है, ठीक है, आयन जो होते हैं, सबसे पहले जैसे ये एक हमारे पास यौगिक है, ठीक है, ये एक हमारे पास कंपाउंड है, इसमें कंपाउंड में क्या हुआ, CONH3 का 5Cl SO4, ठीक है, इसमें हमने SO4 को निकाल दिया, ठीक है, SO4 को निकाल दिया। अब इसकी जो अलग से प्रोसेस हुई, सेकेंड प्रोसेस में हमने क्या किया, CONH3 का होल 5 SO4 और Cl यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने मतलब कहने का कि यहाँ पे हमने क्लोरीन को निकाला और यहाँ पे हमने SO4 को निकाल दिया अलग, ठीक है, लेकिन जो हमारा बना कंपाउंड वो हमारा सेम बना, ठीक है, यानी कि इनका जो अणु सूत्र हुआ वो सेम बना। तो यहाँ पे जो आयंस थे, है ना, यहाँ पे जो आयंस थे इनकी वजह से यहाँ पे हमारे इनका जो स्ट्रक्चर था वो सेम हो गया। अब बॉन्ड की वजह से देखते हैं, तो बॉन्ड में भी हमने क्या हुआ, यहाँ पे NO2 और ONO, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड जो थे, बॉन्ड बने तो अलग अलग हैं, लेकिन बनने के बाद भी इनका जो
एटॉमिक नंबर या एटॉमिक भार है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ऐसे ही उपसर्ग संयोजन जो होता है इसमें भी सेम होगा कि इसमें क्या होगा CONH3, इसमें क्या हुआ, क्रोमियम और कोबाल्ट दोनों की जगह को अलग अलग कर दिया है, लेकिन बना हमारा क्या है, सेम मतलब हमारा जो बॉन्ड बना है वो क्या बना है, सेम बना है, ठीक है। विलायक योजन है हाइड्रेट, जो हाइड्रेट्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है वो भी हमारे संरचनात्मक समावयवता में आते हैं, ठीक। चलिए अब त्रिविम समावयवता क्या होती है, तो त्रिविम वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनमें परमाणु और समूहों के आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अणु सूत्र समान होते हैं और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। वे एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहलाते हैं और इस गुण को हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। चलिए समावयवता देख लेते हैं। तो समावयवता दो प्रकार की होती है, एक तो ज्यामितीय होती है, एक प्रकाशिक होती है। ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्रिकल और प्रकाशिक यानी कि फोटो मतलब लाइट वाली, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब ज्यामितीय समावयवता में क्या हुआ, उपसय संयोजन संख्या वाले संकुल यौगिक जिनकी ज्यामिति तलीय वर्गाकार होती है, समतलीय वर्गाकार होती है, उनमें ज्यामितीय समावयवता होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, अणुसूत्र समान है लेकिन अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन इनकी ज्यामिति अलग हो जाती है। क्या होता है, यहाँ पे ब्रोमीन अलग से ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ब्रोमीन अलग से ऐड हो जाएगा तो इनकी जो समावयवता होगी वो चेंज हो जाएगी, इनकी जो ज्योमेट्रिकल यानी कि जो ज्यामिति होगी ना वो चेंज हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही प्रकाशिक में आते हैं तो वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक विशेष दिशा में घुमा देते हैं जिनको ध्रुवण घूर्णन यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो उससे प्रकाशिक समावयवता, यानी कि इसमें प्रकाशिक समावयवता यहाँ पे धनात्मकता आ जाती है, ठीक। बात आती है बहुलक पे, यानी कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एक लक से मिलके बहुलक बनते हैं, ठीक है। और बहुलक बनने की जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। बहुत सारे एकलक मिलके बहुलक बनाते हैं और बहुलक बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुलीकरण कहलाती है। जैसे कि हमारे बहुत सारे बहुलक हैं जिनके नाम, एक तो हमारा पॉलीथीन है, पॉलीस्टीरोइड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, टेफ्लॉन है, पॉलीएक्राइक है, स्टीराइन है, नाइट्रल रबड़ है, पॉलीइथिल एक्राइल है और टेरिनॉल है। यानी कि हमारा जो पॉलीथीन होता है वो भी हमारा क्या होता है, बहुलक है। पॉलीथीन जो है वो क्या है, बहुलक है, ठीक है। कहने का मतलब पॉलीथीन जो है वो एक बहुलक है, यानी बहुत सारे एकलकों से मिलकर बना हुआ है। जैसे विद्युत रोधक, पैकिंग, घरेलू और प्रयोगशाला में, यानी विद्युत रोधक के रूप में यानी कि जो लाइट होती है, करंट होता है, उसको रोकने के रूप में, पैकिंग करने के लिए, घरेलू और मतलब घर के कामों में और प्रयोगशालाओं में यानी कि लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पॉलीस्टीराइन ये भी विद्युत रोधक के रूप में होता है, पैकिंग पदार्थ, इनसे खिलौने बनते हैं और घर की बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिनसे रेनकोट बनता है, आप लोगों के बैग बनते हैं, वाइनिल बनता है, फर्श बनता है, चमड़े के कपड़े बनते हैं, ये सारे के सारे पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनते हैं। टेफनॉल जो होता है वो विद्युत रोधक होता है जिसके खाने के बर्तन भी बनते हैं। पॉलीएक्रिलाइट इनसे संश्लेषित रेशे और संश्लेषित ऊन बनते हैं, ठीक है। यानी इनसे हम जो रेशे होते हैं जैसे कि नायलॉन वगैरह हुआ ये बनते हैं, ठीक है। फिर आएंगे रबड़, तो ऑटोमोबाइल बनते हैं, टायर बनते हैं, चप्पल बनते हैं, ये तो हमें पता ही है कि रबड़ से टायर और चप्पल से बनते हैं, ठीक है। नाइट्राइल रबड़ जो होती है इससे सील बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में, यानी कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और इसको बहुत ज़्यादा बड़ी जगह पे यूज़ किया जाता है। पॉलीइथिल एक्राइल फिल्म बनाने में, घर के पाइप और कपड़े बनाने में, और टेरिलिन जो होता है वो रेशे, बेल्ट, तार और टेंट बनाने में किए जाते हैं। तो ये हमारे कुछ बहुलक थे और इनके उपयोग थे। अब इन बहुलकों के बारे में हम धीरे धीरे कर मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे बहुलीकरण आया यानी पॉलीमराइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक लक से बहुत सारे जब बहुलक बहुत सारे एक लकों से मिलकर जो बहुलक बनता है उसको ही उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण। जब एक ही यौगिक के दो अथवा दो से अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे बहुलक कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताई, तथा यह क्रिया योगशील बहुलीकरण कहलाती है और यह अभिक्रिया संघनन में हो तो संघनन बहुलीकरण कहलाता है। तो बहुलीकरण की प्रोसेस देखी हमने, ये पॉलीस्टीराइन जो है बहुत सारे हैं, ये एक स्टेराइन मिलके बहुत सारे, इनका एक स्टेराइन का बहुत सारा पॉलीमराइजेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण, और बहुलीकरण होने पर ये पॉलीस्टीरीन बन जाते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं बहुलक पे कि बहुलक के बारे में पढ़ते हैं, बहुलक कितने होते हैं और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बहुलक जो होते हैं वो एक लक के संयोजन द्वारा निर्मित बहुत बड़े बड़े अणु होते हैं, ठीक है। अभी कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक, एक होते हैं संश्लेषित, एक होते हैं अर्ध संश्लेषित, एक होते हैं समबहुलक और एक होते हैं सहबहुलक, ठीक है।
यानी प्राकृतिक जो होते हैं, जो हमें मतलब नेचुरली मिले होते हैं प्रकृति से। तो जैसे स्टार्च हुआ, रबड़ हुई और सेल्यूलोज हुआ, ठीक है। ये जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्टार्च जो होता है हमारा, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स में आता है, ठीक है। नायलॉन हुआ, टेरिलीन हुआ, नायलॉन की रस्सी देखी होगी आपने, टेरिलीन देखा होगा, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड देखा होगा। फिर अर्धसंश्लेषित जो होते हैं वो सेल्यूलोज, डाई एसीटेट, वल्कनीकृत रबड़ होती है। फिर समबहुलक, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम। समबहुलक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार के एकलकों से मिलकर बनते हैं, यानी कि जो एकलक होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, जिनसे जो बनते हैं वो पॉलीथीन होता है और पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। और सहबहुलक जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के एकलकों से बनते हैं, जैसे बूना एस और नाइलॉन 66 से, ठीक। अब ये तो थे हमारे बहुलक। अब संरचना के आधार पर रेखिक बहुलक, शाखित बहुलक और तिर्यक बहुलक, यानी कि एक रेखा में बनने वाले बहुलक, तो नायलॉन, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलिएस्टर। शाखित यानी कि इस तरीके से उनमें शाखाएं निकली होती हो, ठीक है, तो वो शाखित हो जाएंगे। और तिर्यक बहुलक जो अलग अलग प्रकार से बने हुए होते हैं, ठीक है, जैसे बेकेलाइट, मेलामीन। तो आते हैं हमारी रबड़ पे, सबसे पहले हम आते हैं रबड़ पे। तो रबड़ अनेक आइसोप्रोटीन इकाइयों से बना योगात्मक बहुलक होता है। यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें न्यून मात्रा में लचीलापन होता है। लचीलापन यानी कि थोड़ा सा हम खींचेंगे तो खींच जाएगा, लेकिन ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो रबड़ हमारी दो होती है, एक प्राकृतिक होती है, एक कृत्रिम यानी कि संश्लेषित। तो प्राकृतिक रबड़ में क्या होता है कि ये हमारे पेड़ों और लताओं के रस से या लेटेक्स से बनता है, ठीक है। सबसे ज्यादा रबड़ हेविया ब्रांजिलियंसिस से प्राप्त होता है, ये पौधे का नाम है। यह अमेरिका के अमेजन नदी के जंगलों में उगता था। अब भारत के केत्रावणकोर, कोचीन, मैसूर, मलाबार, कुर्ग और सलेम और श्रीलंका में उगाए जाते हैं। ये नाम आप याद रखें, ठीक है। ये तो प्राकृतिक रबड़ हो गई, ठीक है, यहाँ पे उगाए जाते हैं प्राकृतिक रबड़ को। इसका वल्कनीकरण कैसे किया जाता है, वल्कनाइजेशन क्या होता है। तो प्राकृतिक रबड़ जो होती है, ठीक है, अपनी प्रकृति में थर्मोप्लास्टिक होती है। यह गर्मी में मुलायम हो जाती है और चिपचिपी हो जाती है, यानी कि पिघल जाती है, और सर्दियों में कठोर हो जाती है। इसी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने प्राकृतिक रबड़ के सैंपल को गर्म स्टोव पर रखकर उसमें सल्फर और लिथार्ज यानी कि लेड ऑक्साइड या पीवीओ मिलाने से रबड़ जैसे ही पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जिसकी प्रकृति थर्मोस्टेट या थर्मोस्टेलिंग पॉलीमर जैसी होती है, तो इस प्रक्रिया को इन्होंने वल्कनाइजेशन कह दिया। यानी कि जो प्राकृतिक रबड़ होती है उस प्राकृतिक रबड़ को संश्लेषित करके उन्होंने अलग से एक नई रबड़ बनाई, और उस रबड़ को मतलब इस पूरी की पूरी प्रोसेस को उन्होंने क्या कह दिया, वल्कनाइजेशन, ठीक है, ये वल्कनीकरण। इसके बाद आते हैं कृत्रिम संश्लेषित, यानी रसायन शालाओं में अनुसंधान के फलस्वरूप आज कृत्रिम रबड़ बनने लगी है। कुछ गुणों में कृत्रिम रबड़ प्राकृतिक रबड़ से अच्छी होती है, और कुछ विशेष कामों के लिए तो कृत्रिम रबड़ प्राकृतिक रबड़ से अधिक उपयोगी सिद्ध हो जाती है। कृत्रिम रबड़ का निर्माण अपेक्षाकृत आधुनिक होता है, ठीक है, यानी कि हमें पता है कृत्रिम है तो आधुनिक ही होगी, है ना। तो जैसे कि कृत्रिम रबड़ से हम टायर बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टायर बनते हैं, और बहुत सारी चीज़ें रबड़ से बनने वाली हैं। अब इनमें अब आते हैं कि रेशे यानी कि फाइबर क्या होते हैं। तो फाइबर किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों के बने पतले तंतु होते हैं या रेशे होते हैं, ठीक है। जैसे कि रेशे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं मैनमेड यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए। तो नेचुरल जो होते हैं वो हमें पहले तो पौधों से मिलते हैं, फिर जानवरों से मिलते हैं, और फिर खनिज पदार्थों से मिलते हैं, ठीक है। और जो मनुष्य द्वारा होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक रेशे होते हैं, धातुओं से बनाने होते हैं और शीशे से बनाने वाले होते हैं, ठीक है। तो पौधों से हमने प्राप्त किया सूती वस्त्र, लिनन, कपोक, और जानवरों से हमने ऊन प्राप्त किया, फर प्राप्त किया, सिल्क प्राप्त किया, एस्बेस्टॉस जो खनिज पदार्थ होते हैं इससे प्राप्त किया। अब थर्मोप्लास्टिक रेशे कौन होते हैं, नाइलॉन होते हैं, पॉलिएस्टर होते हैं, एरिलोन होते हैं, जरी, गोटा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे हमें रेशे प्राप्त हैं। और ये फाइबर और गिलास और फाइबर गिलास, ठीक है, तो शीशे से प्राप्त होने वाले। अब बात आती है कि नायलॉन क्या होता है। तो नायलॉन एक सिंथेटिक बहुलक है जिसमें एकलक इकाइयां बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि प्लास्टिक के पॉलीमाइड समूह से संबंधित है, और नायलॉन की अलग अलग किस्में होती हैं। उनमें फर्श, खाद्य, पैकेजिंग, बिजली के उपकरण आदि जैसे कई प्रकार के अनुप्रयोग होते हैं। यानी नायलॉन से भी बहुत सारी चीज़ों, नायलॉन का भी बहुत जगह पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नायलॉन की रस्सी देखी है, इसका ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है, क्योंकि मैन मेड होती है। इसके बाद रेयन आते हैं। तो रेयन जो होता है वो पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर होता है। क्योंकि इसका उत्पादन प्रकृति से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है, इसलिए वास्तव में यह ना तो पूरी तरह से कृत्रिम तंतु है और ना ही ये पूरी तरीके से प्राकृतिक तंतु है, ठीक है।
रेयॉन, ठीक है। इसके बाद आएंगे पॉलिएस्टर, तो एक प्रकार का बहुलक होता है, इससे कपड़े बनाए जाते हैं, तकियों में रुई की जगह इसे भरा जाता है, ठीक है। ये पॉलिएस्टर हो गए, बहुत सारे एस्टर्स मिलके पॉलिएस्टर्स बनाते हैं, ठीक है। अब पॉलिएस्टर के बाद कार्बन फाइबर, तो कार्बन फाइबर जिसे कभी कभी ग्रेफाइट फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, ये बहुत मजबूत होता है, बहुत कठोर होता है और हल्का होता है, जिसमें स्टील को बदलने की क्षमता होती है और इसका उपयोग विशेष रूप से उच्च प्रदर्शन वाले उत्पादक जैसे एयरक्राफ्ट, रेस कार और खेल उपकरणों में किया जाता है, ठीक है। खेल के जो उपकरण बनाए जाते हैं या रेस के लिए कार बनाई जाती हैं या एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्की होती है और मजबूत होती है, ठीक। इसके बाद आएंगे पेट्रोलियम उद्योग में, कार्बन फाइबर के बाद आएंगे पेट्रोलियम उद्योग, तो पेट्रोलियम उद्योग में भी हमारे कार्बन से बहुत सारे पेट्रोल मतलब कार्बन के द्वारा ही बहुत सारा पेट्रोल बनता है और पेट्रोलियम उद्योग में ही मतलब जो कार्बन से मिलने वाले बहुत सारे उपयोगी पदार्थ होते हैं वो मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम के उत्पादन में हमें सबसे पहले रिफाइंड गैस मिलती है, पेट्रोल मिलता है, नेफ्था मिलता है, पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेफ्था मिलेगा, फिर कैरोसिन मिलेगा, डीजल मिलेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलेगा, फ्यूल ऑयल मिलेगा और बिटुमिनस मिलेगा, ठीक है। इनको जैसे हम क्या करते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट देते हैं और इन डार्क इन कलर करते हैं और हार्ड टू लाइट और थिक करते हैं, यानी कि इसको हम बहुत अलग अलग प्रक्रियाओं से अलग अलग फ्रैक्शनिंग कॉलम बना के इनको निकालते हैं, तो ये इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है। बॉटल्ड गैस निकलती है, रिफाइनरी जो गैस होती है वो बॉटल्ड गैस में जाती है, पेट्रोल जो होता है वो व्हीकल्स के लिए यूज़ आ जाता है, नेफ्था जो है वो केमिकल है, कैरोसिन जो होता है वो जेट फ्यूल, पैराफिन जो होता है उसमें काम में आता है, डीजल फ्यूल में काम में आ जाएगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल वैक्सेस पॉलिश के काम में आता है, ठीक है। फ्यूल ऑयल, तो फ्यूल शिप के लिए यूज़ होता है, फैक्ट्रीज के लिए यूज़ होता है, सेंट्रल हीटिंग के लिए यूज होता है, बिटुमिनस जो रोड और रोफिंग के लिए काम में आता है, ठीक है। तो बात ये है कि हमारे कार्बन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसमें हमारे बहुलक भी आते हैं, हमारे रबड़ भी आती है और जो हम और जिसमें नायलॉन वगैरह सब सारे के सारे पदार्थ आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, बाकी कल हम मिलेंगे हमारी नए टॉपिक को लेके। हमारा कल का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा मेटल का। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। बाकी थैंक यू।